तर विद्यार्थ्यांनो, मी नग्मीन टीचर. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण आपला नवीन पाठ पाहणार आहोत. आपल्या पाठाचं नाव आहे आभाळातल्या पाऊल वाटा. बघा विद्यार्थ्यांना, आभाळ आभाळ याचा अर्थ काय, तर ढग, स्काय. ठीक है. आणि पाऊल वाटा, पाऊल मतलब क्या होता है, पैर अपना. वाटा मतलब क्या, रास्ता. तो जो आसमान में उड़ने वाला जो हमारा रास्ता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है. परंतु या पाठामध्ये काही पक्ष्यांच्या विषयी माहिती सांगितलेली आहे आणि हे पक्षी आभाळात कशा प्रकारे स्थलांतर करतात. स्थलांतर मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना. किस तरीके से करते हैं, उनको क्या क्या परेशानियां आती है, या सर्वांविषयी माहिती या पाठात सांगितलेली आहे. आणि या पक्ष्यांविषयी शास्त्रज्ञ सुद्धा कशा प्रकारे सर्च करतात हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. तर चला विद्यार्थ्यांनो, आज आपण सुरुवात करूया आपल्या पाठाला. आपल्या पाठाचं नाव आहे आभाळातल्या पाऊलवाटा. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, नैसर्गिक साधन संपत्तीचे समृद्ध असलेल्या भारतात प्राणी, पक्षी यामधील वैविध्यही थक्क करणारे आहेत. बघा काय सांगितलंय की नैसर्गिक साधन संपत्ति मतलब जो हमारा नेचर है, झाड़ है, हमारे यहाँ पे नदियाँ है, पहाड़ है, ये क्या है, हमारे सारे नैसर्गिक साधन संपत्ति है. तो इस नैसर्गिक साधन संपत्ति ने भारत देश को क्या किया है, प्राणी, पक्षी यामधील वैविध्य मतलब उसमें के जो डिफरेंटनेस है, वैविध्य मतलब क्या, डिफरेंस, उसका डिफरेंस है, वो क्या करना है, थक्क करना है, मतलब हमको सोचने पे मजबूर करने वाला है, हमको आश्चर्यचकित करणारे आहेत. तर भारतात पक्ष्यांच्या 1246 जाती आहेत. बघा किती भारतात जाती आहेत पक्ष्यांचे, 1246 मतलब 1246 जाती आहेत. पक्ष्यांच्या दुनियातल्या अनेक आश्चर्यकारक गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे पक्ष्यांचे स्थलांतर होय. देखो, पक्ष्यांच्या दुनियातले अनेक आश्चर्यकारक गोष्टींपैकी एक गोष्ट म्हणजे पक्ष्यांचे स्थलांतर होय. देखो, पंछी यहाँ से वहां पर जाते हैं, उसको बोलते स्थलांतर करने. तो ये भी एक आश्चर्यकारक गोष्ट मतलब क्या चीज है. देखेंगे अभी हम लोग कैसे पक्षी स्थलांतर का व कुठून कधी करतात याचे विवेचन प्रस्तुत पाठात आले आहेत. प्रस्तुत पाठात काय सांगितले आहे की हे जे पक्षी आहेत ये स्थलांतर का करतात, मतलब यहाँ से वहाँ पे क्यों जाते हैं, कुठून व कधी करतात, कहाँ से आते हैं और कब करते हैं, यांचे विवेचन प्रस्तुत पाठात आले आहेत. प्रस्तुत पाठ आपली सृष्टी आपले धन या पुस्तकातून घेतलेला आहे. बघा विद्यार्थ्यांनो, कोणत्या पाठातून घेतलेला आहे, आपली सृष्टी आपले धन या पुस्तकातून घेतलेला आहे. आता आपण पाठाविषयी माहिती पाहूया कि हे पक्षी का स्थलांतर करतात. कुछ तो रीजन हो सकता है ना. आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ अलग अलग पंछी कभी कभी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं. गांव साइड में, नदियों के साइड में, तालाब के साइड में बहुत सारे अलग अलग पंछी आ जाते हैं. अरे हम लोग बोलते हैं ये तो कभी देखे ही नहीं था, ये तो अलग ही है. तो ऐसे पंछियों के बारे में देखेंगे हम लोग, यह पाठ में बताया गया है. बघा, पक्ष्यांच्या दुनियातल्या अनेक गोष्टी आश्चर्यकारक जनक आहेत, पण त्यातही सर्वात स्तिमित करणारे काही असेल तर अनेक पक्षी जाती वर्षातून दोनदा करत असलेल्या हजारो मैलाचा प्रवास भारतातल्या कोणत्याही सरोवराकडे हिवाळ्यातल्या सुरुवातीला नजर टाकली तर निरनिराळ्या जातीच्या बदकांनी पाणी अक्षरशः झाकलेले दिसते. हे पक्षी महिन्याच्या 2 महिन्यापूर्वी तर इथे नव्हते. एकदम हजारोच्या संख्येने ते आले कुठून. बघा, हे जे पक्षी असतात ते काय करतात, हजारोच्या संख्येने एकत्र एक टांड लेकर वो लोग डायरेक्टली आ जाते. हम लोग देखा, अरे कल तक तो ये तो कुछ भी नहीं था, आज अचानक से कहाँ से आ गए. तो ये लोग क्या करते हैं, साल में 2 साल में क्या स्थलांतर करते थे. हजारों मैल का प्रवास मतलब हजारों मैल वो लोग क्या करते, उड़ते उड़ते हमारे देश में आ जाते. और नदी बोलो आप, सरोवर बोलो आप, तालाब बोलो आप, तो उसके बाजू में आकर बैठ जाते हैं, उसमें आकर बैठ जाते. फिर हम लोग देखेंगे, अरे पानी तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ सफेद सफेद ये पंछी. और ज्यादातर कभी आते हैं ये लोग, हिवाळा मतलब क्या, ठंडी के मौसम में, जो अभी रिसेंटली चल रहा है. युरोप आणि इतर आशियातून हजारो मैलाचा प्रवास करून बदकेच नव्हे तर इतरही असंख्य जातीचे पक्षी नियमितपणे हिवाळ्याच्या आरंभी येऊ लागतात. देखो, सिर्फ बदक ही नहीं तो और दूसरे भी पंछी जो रहते हैं
वो हिवाळ्याच्या आरंभी मतलब स्टार्टिंग में आना स्टार्ट कर देते हैं। भारतात येणारे श्वेत बलाक, बघा भारतात कोणते येतात? श्वेत बलाक कहाँ से आते? जर्मनीतून येतात। कुठून येतात? जर्मनीतून येतात। भारतात येणारे श्वेत बलाक हे जर्मनीतून येतात। तर बदकांच्या काही जाती सायबेरियातून बालकांच्या स्थलांतराविषयी कालिदासाच्या वाङ्मयात उल्लेख आढळतात। कुठे उल्लेख आढळतात? तर कालिदासाच्या वाङ्मयात उल्लेख आढळतात। हंस पक्षी सुद्धा पावसाळ्यात दिसत नाही, बघा हंस पक्षी सुद्धा पावसाळ्यात दिसत नाही, अशी वर्णने प्राचीन वाङ्मयात आलेले आहेत। प्राचीन वाङ्मय मतलब क्या? पहला बहुत जुना पुराना उस टाइम पे आया हुआ है। मात्र या काळात हे पक्षी नक्की कुठे जातात याची मात्र माहिती दिसत नहीं। देखो मतलब पहले से ही इस पे सर्च की जा रही है और बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो कुछ पंछी है ये यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, उसके बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। देखो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को भी कुछ अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो थोड़ा सा सर्च कीजिए। याच्या उलट युरोपामध्ये अनेक पक्षी हिवाळ्यात दिसेनासे होतात याची जाणीव होती, पण ते नक्की काय करतात हे कुणालाच माहीत नव्हते। तो ये लोग क्या करते हैं इसके बारे में कभी भी पता नहीं चला। अनेकांच्या समजुतीप्रमाणे बर्फ पडू लागण्यापूर्वी हे पक्षी बेडू, खबलेकरी अथवा काही सस्तन प्राण्यांप्रमाणे चिखलात अथवा कपारीत गाडून घेऊन प्रदीर्घ हिरवाळी झोप काढत असलेले पाहिजेत। पुढे माणूस एका खंडातून दुसऱ्या खंडात प्रवास करू लागला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की आपल्या खंडातून गायब होणारे पक्षी त्याच ऋतूत दुसऱ्या खंडात दिसून येतात। बघा मग यानी काय सर्च केला कि जो हमारे यहाँ पे जो पंछी होते हो वो इस खंड में से मतलब जैसे एशिया है हमारा, एशिया में से दूसरे खंड में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से वहां पे चले जाते हैं। ये बाद में समझ में आना स्टार्ट हो गया। पक्ष्यांच्या स्थलांतरांचा अभ्यास करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही। काय सांगितलं आहे की पक्ष्यांच्या स्थलांतरांचा अभ्यास करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही। इतना इजी नहीं है कि पंछी यहाँ से वहां पर कैसे गए, क्या गया, ये इजी नहीं है। पण अवघडातल्या अवघड प्रश्नातून विज्ञानाला मार्ग काढावेच लागतात, बरोबर है ना। जो हमारा साइंस है उसको कितना भी हार्ड कुछ भी आए तो उसमें से रास्ता निकालना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि भाई नहीं आता है तो छोड़ दो, नहीं, उसमें से हमको रास्ता निकालना जरूरी है। पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे मार्ग शोधण्यासाठी एक साधा पण कष्टसाह्य उपाय गेल्या शतकापासून वापरला जात आहे। देखो पक्ष्यांच्या स्थलांचे मार्ग शोधण्यासाठी एक साधा पण कष्ट साध्य उपाय मतलब थोड़ा हार्ड सा उपाय है, ये बहुत ही पहले से निकाला जा रहा है। एखाद्या विशिष्ट भागात अनेक पक्षी पकडून त्यांच्या पायात खुनेचे वाळे अडकून द्यायचे। ॲल्युमिनियमचे बनवलेले हे वाळे हलके असतात, त्यांचे पक्ष्यांना ओझे होत नहीं। देखो ये लोग क्या करते हैं कि जो पंछियों का पैर होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम का एक पाया, जैसे हमारी बंगड़ी होती है ना, वैसे बनाकर वो लोग क्या करते हैं पंछियों के पैर में डाल देते, और वो इतने हार्ड नहीं होते, मतलब इतना वजन नहीं होते कि उनको उड़ने के लिए तकलीफ हो, वो अपने आप से उसको आराम से लेकर उड़ सकते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है कि ये पंछी कौन से देश से आया हुआ है, वो दोनों का भी कॉन्टॅक्ट वो लोगों का मिला हुआ रहता है। या वाळांच्या ज्या संशोधनाचे ते लावले त्या संस्थेचे नाव आणि खुणेचा क्रमांक असतो। देखो उस संशोधन का मतलब रिसर्च सेंटर का नाम रहता है और उसके ऊपर एक टिक की भी रहती है। कोणत्या क्रमांकाचे वाळे कोणत्या पक्षाला कुठे आणि केव्हा लावले याची या संस्थाकडे नोंद असते। देखो क्या रहता है, उनके पास में लिखा हुआ रहता है कि कहाँ पर मैंने कौन से पंछी को कौन सा वाला पहनाया था, कैसा था, कहाँ से पहनाया था, ये सारी का सारी उनके पास में इंफॉर्मेशन लिखी भी रहती है। फिर जिस देश में वो पंछी उड़कर गया वहां से लोग उनको फोन करके या मैसेजेस करके पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मुझे ये पंछी यहाँ पर मिला था। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग कल इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लो और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग खुद ही इसमें से हार्ड वर्ड्स निकाल के पढ़ लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो वेडनेसडे को लेक्चर होगा मैं उसमें आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। ओके, असाइनमेंट वीडियो में ही है, हार्ड वर्ड्स आप लोगों को लिखना है। थैंक यू।
गुड बाय, टेक केअर.